नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल अध्ययन में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम इकाई 3 के अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर चर्चा करेंगे। अपनी तमाम कमजोरियों के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के पर प्रश्न है, तो यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के देशों ने यह महसूस किया कि अब इस तरीके का संहारक युद्ध नहीं होना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हुई। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना, परंतु अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों की उदासीनता के कारण यह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सद्भावना का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड का कथन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। इसी तरह भारत के कांग्रेस के नेता शशि थरूर, जो कि एक समय संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव बनने की होड़ में थे, उनका कहना था कि बत कही की चौपाल, अर्थात वो यह मानते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक बतकही की चौपाल है जो कि अपने निर्णयों को पूर्णतः क्रियान्वित करने में सफल नहीं हो पाया। संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठकों का दौर पे दौर चलता रहता है और इन बैठकों में भाषण पे भाषण दिए जाते हैं। विशेषकर जब संयुक्त राष्ट्र आम सभा का वार्षिक अधिवेशन होता है तो ये चीजें और भी दिखाई देती है। परंतु यह शशि थरूर का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन इसी संदर्भ में इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल का कहना था कि हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जुबान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां विश्व के सभी देश इकट्ठे हों और अपनी बातों से एक दूसरे का सिर खाने के बजाय लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सिर कलम करने के। उपयुक्त कथनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यदि किसी समस्या का समाधान करने में सफल नहीं हुआ तो भी उसका महत्व कम नहीं है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समाज में दो देशों या दो गुटों या विश्व के देशों की एक मंच संयुक्त राष्ट्र संघ ही प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की शुरुआत ही इस बात को लेकर होती है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग मानव मात्र में आपसी सहयोग, प्रयत्नपूर्ण चेष्टा नहीं बल्कि उसका स्वाभाविक गुण धर्म है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राकृतिक आपदाओं
महामारी इत्यादि से निपटने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय विश्व में दिखाई देती है। अभी हाल ही में कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को प्रताड़ित किया। इस महामारी से निपटने में विश्व के सभी देशों ने अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत ही जिम्मेदारी के साथ किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी इस संदर्भ में अपनी भूमिका व्यापक रूप से निभाई। पर्यावरण के दुष्प्रभावों के समाधान में भी संयुक्त राष्ट्र की भूमिका प्रभावी है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि पर संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अक्सर विचार विमर्श होता रहता है। वैश्विक स्तर पर दो देशों के बीच युद्धों की रोकथाम में भी संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अत्यधिक प्रभावी मानी जा सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति का मार्ग तैयार करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठन इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन बड़े ही उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से निभा रहे हैं। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आर्थिक समृद्धि में भी सहायक है। संयुक्त राष्ट्र अपने आर्थिक कार्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि के जरिए भी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र के विकास क्रम की भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस का उदय हुआ, परंतु लीग ऑफ नेशंस जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया था वह उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता युद्धरत देशों और समस्त विश्व ने महसूस की। इसी संदर्भ में जून 1941 में लंदन में एक घोषणा हुई जिसमें मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि शांति स्थापना की इच्छा को अभिव्यक्त करने के लिए एक संगठन होना चाहिए, और इन देशों ने इस संदर्भ में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसे हम लंदन घोषणा के नाम से जानते हैं। इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, यूगोस्लाविया तथा फ्रांस ने हस्ताक्षर किए, और यह भी सुनिश्चित किया गया कि हस्ताक्षरकर्ता देश आपस में तथा अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के युद्ध और शांति दोनों में मिलकर कार्य करेंगे। यहां तक कि 1941 में अटलांटिक चार्टर इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 14 अगस्त 1941 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने विश्व शांति की स्थापना के लिए इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस चार्टर का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के अतिरिक्त राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना था। जनवरी 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का प्रारूप निर्धारित किया गया। यह
संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा का दूसरा पत्र था, जिस पर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन सहित 26 देशों ने हस्ताक्षर किए और अटलांटिक चार्टर के मुख्य सिद्धांतों को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि वे शत्रु राष्ट्रों के साथ पृथक युद्ध विराम या संधि नहीं करेंगे। अक्टूबर 1943 में मॉस्को घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 30 अक्टूबर 1943 को अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करके यह निश्चित किया कि अपने देशों और दूसरे साथी मनुष्यों की स्वतंत्रता को आक्रमण के भय से सुरक्षित करने के उत्तरदायित्व को पहचान कर युद्ध को शीघ्र समाप्त कर और हथियारों पर कम से कम व्यय कर अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था की आवश्यकताओं को पहचान कर वे यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने शत्रुओं के विरुद्ध जो संयुक्त कार्य किए हैं उसे तब तक करते रहेंगे जब तक विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित न हो जाए। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का शिलान्यास मॉस्को सम्मेलन में हुआ। इसी संदर्भ में 1 दिसंबर 1943 को ईरान की राजधानी तेहरान में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन का महत्व अधिक था क्योंकि इसमें दोनों महाशक्तियों ने एक साथ हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने हिस्सा लिया। 1 दिसंबर 1943 को अमेरिका, ब्रिटेन व रूस तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में डम्बल्टन ओक्स सम्मेलन अक्टूबर 1944 का भी विशेष महत्व है। वाशिंगटन के डम्बल्टन ओक्स भवन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जो 2 भागों में संपन्न हुआ। पहले अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया और दूसरी बार 2 महीने के पश्चात स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल तेहरान में एक दूसरे से मिले और तीनों ने स्थायी शांति की स्थापना व उसको कायम रखने के लिए दृढ़ संकल्प प्रकट किया। दूसरी बार 7 अक्टूबर 1944 को रूस के स्थान पर चीन का प्रतिनिधि शामिल हुआ। इस सम्मेलन में भावी संस्था की रचना, कार्य, मुख्य अंग इत्यादि के विषय में रूपरेखा तैयार की गई। फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में एक बार पुनः रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने भाग लिया तथा इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, उसकी सदस्यता एवं प्रकृति पर विचार किया गया। यह दूसरा अवसर था जब अमेरिका, रूस और इंग्लैंड के राज्याध्यक्ष एक दूसरे से मिले। इसीलिए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का शिखर सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में डम्बल्टन ओक्स घोषणा की उन बातों पर निर्णय लिया गया जिस पर इन देशों में आपस में मतभेद थे। अंततः जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन संपन्न हुआ और इसी सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में वीटो संबंधी विवाद का समाधान हुआ। 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक यह सम्मेलन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में बुलाया गया। इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें भारत ने भी भाग लिया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया गया। 19 अप्रैल 1946 को एक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र संघ बना था उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया।
अंततः 24 अक्टूबर 1945 से संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। इसके आगे की चर्चा हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध संगठन भाग 2 में पुनः आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।